आखिरकार वही हुआ जो होता हुआ आया है। मोदी सरकार ने कमेटी बना दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, हाई लेवल कमेटी, HLC हाई लेवल कमेटी बना दी है। और इस हाई लेवल कमेटी के अंदर 8 लोगों को रखा गया है। इसकी अध्यक्षता करेंगे रामनाथ कोविंद, और उसके बाद में अमित शाह जिस कमेटी के अंदर हो तो मान करके चलिए कि अमित शाह ही फिर जो है उस कमेटी के घोषित मुखिया के तौर पर होंगे, यह माना जा सकता है। लेकिन इस कमेटी को अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 ऐसे सदस्यों को रखा गया है जिनकी उम्र 94 साल है, जिनकी उम्र 82 साल है। ऐसे लोगों को मोदी सरकार ने इस हाई लेवल कमेटी के अंदर रखा है। जो मोदी जी 75 साल की उम्र के बाद में नेताओं को उठा करके मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं, वो हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं। और जो कमेटी तय करेगी कि इस देश में लोकसभा के, विधानसभा के और ग्राम पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, इस पर किस तरह से जो है विचार किया जा सकता है। यह विचार करने के लिए मोदी जी को विचार आया कि उन्होंने जो है वो 82 साल के और 94 साल के, ये सुभाष सी कश्यप है ना, इस कमेटी का जो हिस्सा है, वो 94 साल के हैं और उनकी यादाश्त भी ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। ऐसे व्यक्ति को भी ना जाने क्यों किसकी सिफारिश पर, और उसके बाद में ये जो पूरी कमेटी है, 8 लोगों की जो पूरी कमेटी है, इनके अगर सारे सदस्यों के ऊपर अगर एक एक करके आप जाएंगे, इनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो फिर बहुत कुछ निकल करके सामने आता है कि इस कमेटी के अंदर सरकार के लोग कितने हैं, विपक्ष के लोग कितने हैं। और दूसरी बात यह हुई है कि विपक्ष का जो एकमात्र चेहरा इसमें रखा है, अधीर रंजन चौधरी का चेहरा। अधीर रंजन चौधरी ने जो है वो बाकायदा चिट्ठी लिख करके अमित शाह जी को कह दिया है कि यह कमेटी जो आपने बनाई है, यह कमेटी संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लिहाजा मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, मैं इनकार करता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब एक चेहरा जो अधीर रंजन चौधरी साहब का था, वो भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। अब इस कमेटी में कितने लोग हैं मालूम नहीं। अब इस कमेटी में कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी राय अलग होगी, वो मालूम नहीं। अब एक कमेटी और भी बनाई थी, मैं इस पर आऊं। एक छोटी सी आपको जो है थोड़ा सा पास्ट का, जो मोदी सरकार का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में एक छोटी सी झलक मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद इसी पर बात करेंगे। किसान आंदोलन के समय पर भी एक कमेटी बनाई गई थी, याद होगा आपको। वो कमेटी का काम यह था कि MSP कैसे दी जाए, उस पर काम करना था। और उस कमेटी के अंदर कितने लोग थे, कितने लोग ऐसे थे जो किसान कानूनों के समर्थन वाले लोग थे और कितने विरोध वाले लोग थे। और उस कमेटी का क्या हुआ, उस कमेटी से जब क्या किसानों को MSP मिल गई। तो कमेटियां इसी तरह की बनती आई है, और इसीलिए मैंने कहा कि जैसा जिस तरह का होता हुआ आया है वैसा ही हो रहा है। अब इस कमेटी के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने कल 2 तारीख को एक चिट्ठी लिखी है अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये असंवैधानिक रूप से जो है कमेटी बनाई गई, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूं इसके बारे में। ये जो चिट्ठी है, ये है चिट्ठी जो कमेटी बनाने की जो नोटिफिकेशन है, एक्चुअल जो नोटिफिकेशन है वो ये है। और इसमें बताया गया है कि रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद में सारे, अमित शाह इसके सदस्य हैं, अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं, गुलाम नबी आजाद सदस्य हैं, NK सिंह सदस्य हैं, सुभाष सी कश्यप सदस्य हैं, हरीश साल्वे सदस्य हैं, और संजय कोठारी वो भी सदस्य हैं। तो बाकी सब सदस्य हैं। एक जो है वो अध्यक्ष है, रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो ये सूची दी गई है, दूसरे नंबर पर है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल वो विशेष रूप से आमंत्रित रहेंगे और इस कमेटी की बैठकों के अंदर हिस्सा लेंगे। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि नितेन चंद्र सचिव रहे हैं भारत सरकार के, और वो HLC कमेटी के भी सचिव होंगे, जो एक कमेटी बनाई जा रही है उसके भी सचिव होंगे। चौथे नंबर पर जो बातें कही गई इस कमेटी के अंदर, वो कहा गया है कि यह कमेटी वो देखेगी कि कैसे संविधान के, भारत के संविधान और अन्य कानूनी जो प्रावधान है उसके अंदर क्या कुछ फेरबदल किया जाए, क्या कुछ जो उसमें जरूरत है कि लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव और पंचायतों के चुनाव वो जो है वो एक साथ कराए जा सके, इसकी जांच करे। और इसके लिए कौन कौन से नियम जो है बदलने पड़ेंगे, किन कौन से नियमों की जो है वो जरूरत पड़ेगी,
विधानसभाओं के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी और लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी, इस सब पर जो है वो इस कमेटी को काम करना है। तो मतलब ये साफ हो रहा है कि मोदी सरकार जो है वो अब केवल लोकसभा और विधानसभा नहीं, बल्कि लोकसभा, विधानसभा और उसके साथ साथ नगर पालिका और ग्राम पंचायतें, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के मुखिया तक सारे चुनाव एक साथ कराना चाहती है। यह बात बिल्कुल साफ हो रही है यहां पर। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि 4 ईवीएम मशीन कम से कम चाहिए होंगी, मतलब कि आपकी इस उंगली पर जो है वो स्याही लगेगी आपका सांसद चुनने के लिए, आपकी इस उंगली पर स्याही लगेगी आपका विधायक चुनने के लिए, आपकी इस उंगली पर स्याही लगेगी आपका अगर नगर पालिका है तो पार्षद चुनने के लिए, फिर मेयर चुनने के लिए, और अगर आपकी जो है वो ग्राम पंचायत है तो आपका सरपंच चुनने के लिए। तो मतलब कि चारों उंगलियों पर स्याही लगेगी और कम से कम 4 ईवीएम मशीन जरूर चाहिए होंगी। तो अब 35 लाख की जो संख्या बताई गई थी कि ईवीएम मशीन उतनी हमें चाहिए होंगी, और मैंने जो कल डिटेल में आपको बताया कि 6 लाख जो है, कम से कम 6 लाख के करीब ईवीएम जो है वो हम हर साल बना सकते हैं। 17 लाख के पास में जो है वो ईवीएम हमारे पास में भी हैं, तो साल 1.5 साल का वक्त तो कम से कम चाहिए हमें। लेकिन ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के अंदर जो है वो ये नहीं बताया कि ये कमेटी कितने दिन में देगी। अगर सरकार का पूरा होमवर्क होता तो कम से कम सरकार को इतना पता होता कि ये कमेटी कितने दिन में जो है वो बातचीत करके एक मसौदा तैयार कर सकती है। कुछ अगर होमवर्क होता सरकार का तो बता सकती है। जैसे हम किसी से पेपर लेते हैं, कुछ और जांच करवाते हैं, कुछ कहते हैं, कोई भी जो है कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है तो हम एसआईटी की जांच के लिए कमेटी बनवाते हैं, मतलब सरकार के तौर पर, अधिकारियों के तौर पर। तो उसकी एक टाइम बाउंडेशन रखी जाती है कि 3 महीने के अंदर जो है फला केस की जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, फला चीज क्यों हुई है, फला चीज का वो किया जाएगा, फला घोटाला क्यों हुआ है उसके बारे में बताएगी, फला करप्शन क्यों हुआ है उसके बारे में बताएगी। तो एक जो है वो टाइम रखा जाता है। उस टाइम को हालांकि होता है कि कई बार बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कम से कम एक टाइम तो होता है ना। इस कमेटी के अंदर कहा है कि जल्दी से जल्दी, अभी जल्दी से जल्दी क्या होगा मालूम नहीं। अब देखिए इसके बारे में आइए एक एक करके इनके बारे में, सबके बारे में बात करते हैं। रामनाथ कोविंद जी जो है आप जानते ही हैं, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। रामनाथ कोविंद जो है वो आज ये भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता बढ़ रही है और एक दलित चेहरे के रूप में, कि एक दलित नेता को कांग्रेस ने इतना ऊपर बढ़ाया, इतना मान सम्मान दिया, तो एक जो नैरेटिव बन रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी की ये सोच रही हो कि रामनाथ कोविंद जिनको दलित राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने प्रचारित किया, तो उसको कहीं लोग भूल तो नहीं गए हैं, इसलिए रामनाथ कोविंद का भी बराबर जिक्र चलता रहेगा और लोगों के जहन में रहेगा कि एक दलित राष्ट्रपति हमने बनाया था। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है तो हम इनकी भी बात कर रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में नहीं लिया गया, और अधीर रंजन चौधरी को जब इस कमेटी में लिया भी गया है तो अधीर रंजन चौधरी के सामने जो है वो जो लिखा है उनके इनके नाम के सामने जो है वो अधीर रंजन चौधरी के सामने वो लिखा है विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल के नेता हैं। ये विपक्ष के नेता के तौर पर अभी भी दर्जा नहीं मिला है, जो आधिकारिक तौर पर जो दर्जा होता है। लेकिन अब इसमें जो है रामनाथ कोविंद के बाद में जो दूसरा नाम है वो अमित शाह का नाम है। अब जिस कमेटी के अंदर अमित शाह हो या जिस कमेटी के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी हो, आपको लगता है कि उस कमेटी में उनकी राय के खिलाफ जो है वो कोई, आपको ऐसा जो है वो मुमकिन दिखता है कि उनकी राय के अलावा कोई और दूसरी राय आ सकती है? मोदी जी जिस कमेटी में हो और मोदी जी जो चाहते हो वो ना होकर के कुछ दूसरा काम हो रहा हो, क्या ऐसा मुमकिन आपको दिखाई देता है? दूसरी बात, अमित शाह को लेकर भी यही बात कही जा सकती है कि अमित शाह जहां पर हो और रामनाथ कोविंद जो है वो अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन 8 नामों को देख करके कि अध्यक्ष तो हर कमेटी के अंदर जो है वो जरूरी नहीं है कि रहे, और उसके बाद में अध्यक्ष का काम जो है वो यही होता है कि वो कोई चीजें हुई हैं, कुछ चीजें तय हो गई है तो कहीं पर साइन होना है, क्या कहीं पर आखिरी फैसला लेना है, तो वो उस पर जो है अध्यक्ष की जरूरत रहेगी, तब जो है रामनाथ कोविंद के पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले बारीकी की चीजों में कहां पर क्या होना है, कहां पर क्या घटाना है, कहां पर क्या जोड़ना है, उस पर काम कौन करेगा? अमित शाह साहब। तो यानी होली सोली इसका पूरा अघोषित रूप से मुखिया कौन हुआ? अधीर रंजन चौधरी उन्होंने कह दिया कि हम तो रहेंगे नहीं। पहला जो है रामनाथ कोविंद हो गए, दूसरा जो है वो अमित शाह साहब हो गए, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी कह रहे कि संवैधानिक रूप से उचित नहीं है तो मैं रहूंगा नहीं इस कमेटी के अंदर, उन्होंने इनकार कर दिया है। गुलाम नबी आजाद साहब, अब देखिए इस कमेटी के अंदर एक चेहरा ऐसा चाहिए था जो चेहरा जो है वो ये बता सके कि कांग्रेस के फला नेता ने कब जो है वो चुनाव को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कब क्या कहा था,
क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध करेगी, जाहिर सी बात है। कांग्रेस जिस तरह से अभी अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो साफ हो गया है कि कांग्रेस का विरोध ही करेगी, और इंडिया के ज्यादातर नेताओं ने विरोध किया, तमाम नेताओं ने। तो उसके बाद में एक चेहरा ऐसा चाहिए था जो लोगों के अंदर जो है ये बता सके कि फला टाइम पर इंदिरा गांधी ने हमारे सामने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, फला टाइम पर जो है वो राजीव गांधी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा नाम कौन हो सकता है? ऐसा नाम गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं। और गुलाम नबी आजाद की सोच आज कितनी आजाद है, वो 370 को लेकर के आज जो है वो नहीं बोल पाते हैं, जो उनका आधार रहा, जिसको लेकर के उन्होंने संसद के अंदर जिस वक्त वो थे तो कांग्रेस की तरफ से विरोध का मोर्चा संभाला। हालांकि ये बात अलग है कि जब वो उनकी विदाई हुई तब नरेंद्र मोदी रो पड़े थे, और उसके बाद चीजें फिर कैसे बदली। अब इन्होंने अपने अलग पार्टी बना ली है, डीपीएपी, और अब जो है ये एक चेहरा है। इसके बाद में आइए एनके सिंह। शायद मुझे लगता है कि देश में बहुत कम लोग होंगे जो एनके सिंह का नाम भी जानते होंगे। मैं भी ठीक से बहुत ज्यादा परिचित नहीं था एनके सिंह। एनके सिंह की उम्र जो है वो 82 साल की उम्र है। 82 साल की उम्र है एनके सिंह साहब की, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं मोदी सरकार के टाइम पर। 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, उस सरकार के अंदर जो है खासम खास नौकरशाह बताए जाते हैं। तो ये है एनके सिंह साहब। एनके सिंह साहब के बाद में आइए सुभाष सिंह कश्यप के ऊपर। सुभाष सिंह कश्यप की उम्र 94 साल है, और 94 साल की उम्र में अब जो है इनकी याददाश्त भी कमजोर रहने लगी है। पहले कई चैनलों के ऊपर जाते थे संविधान विशेषज्ञ के रूप में, संविधान के अच्छे खासे जानकार हैं, पुरानी जो है इनकी बहुत सारी किताबें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब जो है इनकी याददाश्त कमजोर है। इन्होंने डिबेट में या संविधान के विशेषज्ञ के तौर पर जाना सब बंद कर दिया है। 94 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, 94 साल का जो बुजुर्ग होगा उसको कितना जो अपने बच्चों के बारे में भी पता रहता है। 94 साल का उम्र का जो बुजुर्ग रहता है वो अपने बेटे या अपने बच्चों को तो जरूर भले ही जानता हो, लेकिन शायद अपने पोतों को और उनको जानता होगा कि नहीं जानता होगा मालूम नहीं। आप अपने आसपास का 94 साल के बुजुर्ग की हालत देखिए पहले। 94 साल की उम्र है इनकी। और ये साहब जो है वो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, संविधान के जानकार हैं, और इस वक्त में इनकी याददाश्त कमजोर है और स्वास्थ्य भी इनका कमजोर रहता है। तो ये हो गए सुभाष सिंह कश्यप साहब। इसके बाद में हरीश साल्वे। हरीश साल्वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, कानून के जानकार आप कह सकते हैं, लेकिन सरकार से अलग राय है या सरकार के साथ राय है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरीश साल्वे जो है वो सरकार की तरफ से कितने मामलों में जो है वो वकील रहे हैं, और अभी 370 को लेकर के आप देख लीजिए। तो हरीश साल्वे की राय फिर कितनी अलग होगी वो भी सुन लीजिए। उसके बाद में एक नाम और है संजय कोठारी। संजय कोठारी जो है ये पूर्व कमिश्नर है विजिलेंस के, और मोदी साहब के करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। तो यानी 8 लोगों की जो एक कमेटी बनाई है, इस 8 लोगों की कमेटी में से पहले तो रामनाथ कोविंद हैं, तो आप मान करके चलिए कि अध्यक्ष हैं, तो फिर अध्यक्ष के बाद में जो है वो कितना ही काम करेंगे। तो एक तौर पर हम देखें तो 7 एक्टिव मेंबर हो गए। 7 एक्टिव मेंबर में से जो है वो अमित शाह जो है वो है, उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी जो है वो मना कर रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद की क्या सोच अलग होगी, क्या नहीं होगी, वही होगी, आप खुद बता दीजिए। बाकी के जो ये लोग हैं कितने जो है इसमें एक्टिव रहेंगे और कितनी इनकी सोच अलग होगी वो भी आप सोच लीजिए। तो सोचिए किस लेवल की, किस तरह की कमेटी बनाई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाई लेवल की कमेटी है, हाई लेवल की कमेटी जो है इसको बता रहे हैं। अब इसमें जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, और उसके साथ साथ नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। और उसमें फॉर्मूला जो है वो अभी ये निकाला जा रहा है कि जिन विधानसभाओं में 2 साल बचे हैं चुनाव होने के अंदर, जैसे 5 जो विधानसभाएं हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इनके तो अभी होने थे। और इसके बाद में उड़ीसा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, और कल मैंने आपको बताया 12 राज्य हैं जिनके 2024 तक होना है। तो ये जो है 12 राज्यों के हो सकता है कि अभी जो है वो चुनाव लोकसभा के साथ करा दिए जाएं, और उसके बाद में जिन विधानसभाओं की कार्यकाल 2 साल से ऊपर का बाकी है, जैसे कि
ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2022 में हुआ है, 2027 में होना है, तो 2027 वाले का चुनाव जो है वो और बढ़ा देंगे उसको, और उसको 2029 में करवाएंगे। और जिसका कार्यकाल कम है, जैसे कि हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, तो हरियाणा में चुनाव जो है वो अक्टूबर 2023 के अंदर 24 में होना है, तो उसको कम करके जो है वो पहले ही, वो अभी 24 में ही करवा देंगे। 2 साल से कम जिनका है उनका 24 में, और 2 साल से ऊपर का जिनका समय बचा हुआ है उनको जो है 29 में करवा दिया जाए। यह फॉर्मूला निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन अब इसके लिए विधानसभाओं की सहमति लेना जरूरी है, और विधानसभाओं में आधे से ज्यादा जो राज्य हैं उनकी सहमति लेना जरूरी है। लेकिन इस कमेटी के अंदर प्रावधान डाला गया है कि वो ऐच्छिक रूप से है, मतलब लिया जाए तो ठीक है, नहीं लिया जाए तो भी ठीक है। हालांकि ये एक तरह से राज्यों के अधिकार कुचलने जैसी बात होगी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी साहब ने कल जो है इस कमेटी को लेकर के कहा कि यह कमेटी एक तरह की आई वॉश है, मतलब ये केवल और केवल जो है वो लोगों को जो है वो गुमराह करने वाली बात है, आई वॉश है ये कमेटी संवैधानिक रूप से सही नहीं है, व्यवहारिक और तार्किक रूप से भी ये उचित नहीं है। ये कमेटी तब बनाई गई है जो लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर इस कमेटी में न रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और इस हालात में मेरे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं इस कमेटी के सदस्य के रूप में आपके निमंत्रण को अस्वीकार कर दूं। ये जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। आप बताइए कि ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के अंदर क्या कोई ऐसी राय है जो अलग राय है? आप एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो काम एक तरह से इतिहास में दर्ज होगा, और एक काम ऐसा होगा जो पूरे चुनावी प्रक्रिया को पलट देगा। और ऐसा फैसला लेने के लिए, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी अगर आप एक ही राय के लोग रख रहे हैं, तो फिर उसमें कमेटी कहां आ गई? उसमें तो फिर सरकार वैसे ही जो है वो चीजों को जो है तय करके, या फिर सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ जो बताया जा चुका है कि ऐसे ऐसे होना है, अब केवल जो है कमेटी बना दीजिए, कमेटी को कह दीजिए कि जल्दी से जल्दी। अब समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को कोई जल्दी से जल्दी कैसे करवा सकता है। कितना बारीकी से काम करना आपको मालूम है, किस तरह से काम होगा, सेंट्रल फोर्स कैसे चाहिए होंगी, कितनी चाहिए होंगी, कितने अनुपात में चाहिए होंगी, उसके बाद में संसाधन जो ईवीएम के तौर पर वगैरह हैं वो कितने चाहिए होंगे, किस तरह से चाहिए होंगे, चुनाव आयोग को पैसा देना है, पैसा अलॉट करना है, ईवीएम मशीन तैयार होनी है, 1 साल के अंदर 6 लाख ईवीएम मशीन तैयार हो सकती हैं। हमें चाहिए करीब करीब जो है वो इस वक्त में 17 से 18 लाख ईवीएम चाहिए, और अब तो जब चारों चुनाव एक साथ आप करवा रहे हैं तो हो सकता है कि संख्या 40 लाख तक भी पहुंच जाए। तो करीब 18-20 लाख ईवीएम चाहिए। 1 साल के अंदर आप 6 लाख ईवीएम तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आप कैसे जो है इस काम को जल्दी से जल्दी करवा लेंगे, समझ से परे है। या फिर मोदी जी ने नोटबंदी की तरीके से ईवीएम वगैरह पहले से चोरी से जो है वो बनवा करके रखे हुए, तो चोरी मतलब गुप्त तरीके से, जैसे नोटबंदी के समय पर गुप्त तरीके से जो प्लानिंग शुरू हो गई थी, नोटों का छपना भी शुरू हो गया था। तो क्या उस तरह से काम हो रहा है? और क्या ये काम इतना जो है वो चोरी छिपे होने वाला काम है कि इसको इतना गुप्त रखा गया और एकदम से अनाउंस कर दिया गया? इसमें ऐसा क्या है? अगर किसी को पता चल जाता तो कोई आपको राय देता, मशवरा देता, कोई सजेशन देता, सलाह देता, और वो आपको काम आती। बाद में जब अड़चने आएंगी, उससे अच्छा यह है कि किसी समझदार आदमी से सलाह ले ली जाए। और जिनको आपने रखा है 94 साल और 82 साल, इनकी खुद जो है वो आज वो कंडीशन नहीं है, तो जिनको आप रख भी रहे हैं, क्या वो केवल दिखाने भर के लिए हैं? सवाल ये है। तो इस कमेटी से जुड़े हुए तमाम सारे पहलू मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। लोगों तक पहुंचाइए ताकि टीवी में जो काव काव हो रही है इस कमेटी के नाम पर, वो लोग उसमें जो है वो कंफ्यूज ना हो, उस तरह की बातों में ना आए, और एक साफ सुथरे अंदाज में, एक जो है वो सरल अंदाज में आपको समझ में आ सके, वैसे उस तरह से मैंने जो है वो कोशिश की है। बहरहाल अब आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को भी समझ में आए, और आप बताइए कि इतनी सारी बातों को सुनने के बाद इस कमेटी के रूप में आपकी क्या राय है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन जो मोदी सरकार करवाना चाह रही है वो कितना सरल आपको दिखाई देते हैं या कितने दूसरे तरीके से जो है उसको आप देखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन
सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, इस खबर को फॉलो कीजिए, फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।